हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूलिंग फ्रॉम होम। मेरा नाम सुरुचि शर्मा है और मैं आज आपको फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8th की। तो ये मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों को हिंदी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इसे बाइलिंगुअल रखूँगी ताकि आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो इसे समझने में, ठीक है, और ये आसानी से समझ जाए। एक्चुअली बहुत ईजी चैप्टर है और इसमें हमें कुछ ही पॉइंट्स पढ़ने हैं। और मैं आपको बता दूं कि हर चैप्टर के एंड में मैंने एक फन एक्टिविटी रखी है जिसमें एक इंटरेस्टिंग पजल टाइप क्वेश्चन होगा जिसे आपको सॉल्व करना है और आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, दैट इज फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, प्रेशर, सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं प्रेशर से रिलेटेड वो सारी चीज़ें। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेज, लिक्विड और गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करते भी हैं या नहीं, ये देखेंगे। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स एप्लीकेशन। सो लेट्स गो। फोर्स. Force is a push or pull on an object is called force, and the direction in which the object is pushed or pulled is called direction of force. Hence a force has a magnitude as well as direction. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर धक्का दें या अपनी तरफ खींचे, ठीक है, तो उसे हम फोर्स कहते हैं। आप सिंपली इसे ऐसे डिफाइन करेंगे कि अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। उसके बाद क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसे कहेंगे, तो हम जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितनी ज़ोर से धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, वो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। और किस डायरेक्शन में कर रहे हैं उससे हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसीलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे। अब क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक, न्यूटन का नाम आपने सुना होगा, दैट समर्स के टाइम में वो पेड़ के नीचे लेटे होते हैं और उन पे एक एप्पल गिराता है, जिसकी वजह से वो फिर सोचते हैं कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और फिर उन्होंने ग्रेविटी के बारे में पता करा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। देयर इज मैनी मोर टू लर्न। अब क्या होता है, एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है, उसी का जो रिजल्ट है उसे फोर्स कहते हैं। फोर्स अप्लाई तभी होता है जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करें। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि हम जब किसी कार को पुश करते हैं, मान लो वो गड्ढे में फंस गया, फिर हम उसे धक्का लगाते हैं, तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, हम जो धक्का लगा रहे हैं उस कार पे, उसकी वजह से इंटरेक्शन हो रहा है किसके बीच में, हमारे और कार के बीच में। तो ये क्या हुआ, ये इंटरेक्शन हो रहा है, उसका ही रिजल्ट है जो वो फोर्स है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फोर्स इज अ पुश और पुल। यहाँ आप क्या देख रहे हैं इस वीडियो, इस इमेज में, कि हमारे पास एक बॉक्स है, एक बंदा जो है उसे पुश कर रहा है, दूसरा उसे पुल कर रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में ही लगा रहे हैं। ठीक, वो पुल भी कर रहा है राइट की साइड में और ये पुश भी कर रहा है राइट की साइड में। तो यहाँ क्या हो रहा है कि और आसानी से ये बॉक्स खिसक जाएगा। ठीक, अगर वो अकेले इतनी मेहनत करता तो उसे ज़्यादा मेहनत लगती, पर यहाँ जब दोनों फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट जल्दी मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि अगर हम सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है,
दो या दो से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो वो सारे फोर्स ऐड हो जाते हैं, सम अप हो जाते हैं। अब क्या है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, ये फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसा अभी मैंने बताया, फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन गेट्स एडेड। अगर हम सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऐड होता जाएगा। सेकेंड, forces applied on an object in the opposite direction get subtracted। यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसे राइट साइड में मूव कर रहे हो, पर आपका जो फ्रेंड है वो उसे लेफ्ट साइड में आपके अगेंस्ट में ऐसा पुश कर रहा है, तो क्या होगा कि वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को मूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हैं, आपका फ्रेंड उस फोर्स को कैंसिल कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स लगाएगा वो उसको खिसका देगा डब्बे को। ठीक, तो यहाँ क्या होता है कि जो नेट फोर्स उस डब्बे पे लग रहा है वो दोनों का सब्ट्रैक्शन है। ओके, अब क्या है, द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अभी अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा। मान लो आप दोनों ने दो डायरेक्शन में, आपने और आपके दोस्त ने इक्वल फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, वो बॉक्स जहाँ पे है वहीं पे रह गया वो मूव करेगा ही नहीं। उसको मूव करने के लिए ज़रूरी है कि नेट फोर्स मिले हमें कुछ। ठीक है, अब क्या है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स जो है वो किसी भी मोशन के स्टेट को चेंज कर सकता है। लाइक आपके पास कोई बॉल रखा हुआ है, ठीक, तो क्या है वो रेस्ट पोजीशन पे है, उसकी स्पीड अभी 0 है। आपने जैसे उसे किक किया अपने फुट से, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपने उसका डायरेक्शन भी चेंज कर दिया है और उसके स्पीड को भी 0 से कुछ उसे स्पीड दे दी है क्लिक करने के बाद। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है फोर्स की वो है कि फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। आपने देखा होगा, हम जब बलून फुलाते हैं उसके बाद हम उसे अगर दबाएं तो वो डिफरेंट शेप्स लेता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अपने हाथ से फोर्स लगा रहे हैं उस बलून पे और वो शेप को चेंज कर रहा है उस बलून के। ये देखिए एग्जाम्पल है, अभी जो प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई फोर्स की उसके ये एग्जाम्पल्स हैं। इसमें क्या हो रहा है, फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, आपके और आपके दोस्त ने फोर्स लगाया, सेम डायरेक्शन में लगाया, तो क्या होगा कि फोर्स आप दोनों के ऐड होंगे, वो आसानी से उस बॉक्स को आप मूव करा सकते हैं। वहीं अगर आप दोनों ने डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, मुश्किल आएगी उस बॉक्स को मूव करने में, क्योंकि यहाँ पहले बंदे का फोर्स जो है वो दूसरा बंदा कैंसिल कर दे रहा है। ये है जो मैंने अभी बताया कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है फोर्स। यहाँ क्या हो रहा है, इस बच्चे ने फुटबॉल को ऐसे किक मारी तो उसका डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड जो इसमें इमेज है वो बता रहा है कि फोर्स कैन चेंज द शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। ये क्या है, कोका कोला तो आप सबने पिया होगा, हाँ, काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये उसी का केन है। अब इसको मान लो आपने कभी ट्राई किया होगा कि इस पे आप ऐसे जंप करो, तो क्या होता है, वो ऐसे इधर उधर से प्रेस हो जाता है, उसका शेप जो है वो डिफॉर्म हो जाता है। ओके, नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, हमारे पास दो तरीके के फोर्स हैं। पहला क्या है, कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स क्या है कि हम अगर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो जब हमारी बॉडी और वो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, और अगर हमने दूर से ही कुछ फोर्स काम कर रहा है, मान लो मैग्नेट को देखा होगा कि हमने ऐसे लोहे की कोई चीज़ रखी है और मैग्नेट रखा है पास में, तो वो लोहे को अपने आप खींच लेता है अपनी तरफ। तो वहाँ क्या हो रहा है कि हम बिना टच किए वो फोर्स वहाँ काम कर रहा है, उसको क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब क्या है कि कॉन्टैक्ट फोर्स के हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। पहला क्या है, मस्कुलर फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं जो मैं आपको ये स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। तो आप चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। और मैं आपको अश्योर कर रही हूँ कि इससे ज़्यादा स्कूल्स में भी आपको
नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक, यही डेफिनेशन होंगे, यही सारे टॉपिक्स वापस से समझाएंगे। तो आप इस क्वारंटाइन पीरियड को यूज़ करिए, क्योंकि अभी कोई स्कूल तो जा नहीं पा रहा है। तो आप इसे नोट डाउन करो, मैं पढ़ा रही हूँ, आप उस लेक्चर को सुनो, फिर एक बार आप इसे रिवाइज करो। ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, इसमें फिर कुछ नहीं बचेगा। ठीक, यहाँ पे क्या है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं बुक में, और सिंस दिस इज़ माय थियरी क्लास, ये पूरी की पूरी थियरी है, तो मैं प्रैक्टिकल्स डिस्कस नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि कुछ एग्जांपल्स दूँ आपको, जिससे आपके बुक में जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसका भी कुछ काम हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स का डेफिनेशन मैंने जैसे बताया, अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट ओनली थ्रू फिजिकल टचिंग। ठीक है, फिजिकल टच होना ज़रूरी है, इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेज। अब इसमें मस्कुलर फोर्स में आते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो एग्जांपल्स हैं, मस्कुलर और फ्रिक्शनल। मस्कुलर फोर्स में क्या है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। क्या था, मसल्स ऑफ द बॉडी। अब क्या है कि हम अगर अपनी बॉडी से, ठीक है, मसल से कोई फोर्स लगा रहे हैं, जैसे हम किसी चीज़ को धक्का दें, या फिर यहाँ आप एग्जाम फोटो में देख सकते हैं कि ये आदमी डंबल उठा रहा है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग। तो यहाँ क्या हो रहा है कि मसल्स वर्क कर रहे हैं हमारे, ठीक है, मसल्स फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को उठाने में। तो ये हुआ मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है कि a force which always opposes the motion of one body over another is called frictional force। अब ये आपने कहाँ देखा होगा, आप कभी साइकिल चलाते हो तो पैडल मारते मारते आप फिर एक टाइम पे छोड़ देते हो, ठीक है, साइकिल को। तो क्या करते हो, देखते हो कि वो साइकिल कुछ दूर तक चलता जाता है, फिर अपने आप रुक जाता है। वो पहले स्लो डाउन होगा, फिर रुकता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने पैडल मारा, उसे एक स्पीड दे दी है, फिर वो ऐसे ही चलते जाना चाहिए, पर वो रुक क्यों जाता है? क्योंकि टायर और ग्राउंड के बीच में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो उसके मोशन को रोक रहा है, अपोज कर रहा है। और वो फोर्स क्या है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ही क्या करेगा कि मोशन को रोकने का काम करता है। तो इसमें नेक्स्ट लाइन है, इट अराइजेज ओनली व्हेन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर इन टच। ऑब्वियस है कि जब तक दो सरफेस टच में नहीं होंगे फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स तभी काम करेगा जो दो ऑब्जेक्ट हैं उसमें से एक मोशन में है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स उसे अपोज करेगा, उसके मोशन को अपोज करने का काम करेगा। अपोज करना क्या होता है कि आप मान लो राइट में चल रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट में लगेगा। ठीक, अब सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स क्या है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के तीन एग्जांपल्स हैं। ठीक, मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यहाँ पे मैंने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के डेफिनेशन तो प्रॉपर नहीं लिखा, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है, द फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट ओनली थ्रू फिजिकल टचिंग। और वहाँ पे है विदाउट फिजिकल टचिंग कर दो आप, बस ओनली थ्रू फिजिकल टचिंग की जगह, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का डेफिनेशन हो जाएगा। अब इसमें आते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है कि मैग्नेट से जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसे मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट एन आयरन नेल फ्रॉम डिस्टेंस इवन विदाउट टचिंग देम, अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हमने एक मैग्नेट रखा और काटी रखी, ठीक है, दीवार पे जो हम लगाते हैं किसी चीज़ को टांगने के लिए, उसे नेल्स कहते हैं। ठीक, आयरन नेल। तो क्या करेगा वो कि आयरन नेल को आप रख दो और मैग्नेट को रख दो थोड़े से डिस्टेंस पे, तो आयरन नेल अपने आप मैग्नेट से आके चिपक जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि कांटेक्ट में नहीं है वो दोनों ऑब्जेक्ट, पर फिर भी मैग्नेट काम कर रहा है, उस पर एक फोर्स लगा रहा है और उसे अपनी तरफ पुल कर रहा है, वो है मैग्नेटिक फोर्स। अब इसमें क्या है, हमें क्या जाननी है एक और बात कि अनलाइक पोल्स जो होते हैं, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो मान लो हमारे पास दो मैग्नेट है अगर, तो अगर हमने सेम पोल एक साथ एक पास लाए हम लोग, ठीक है, तो क्या करिएगा, एक दूसरे को धक्का देता है, रिपेल करता है। और वही अगर अपोजिट पोल से एक दूसरे के पास लाए तो उसे अट्रैक्ट करता है।
लाइक एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल जब हम पास में ले आते हैं तो वो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है, वो चिपक जाएगा एक दूसरे से। वही अगर दोनों मैग्नेट के साउथ पोल को एक साथ ले आ दे या दोनों पोल्स के नॉर्थ पोल को एक साथ ला दे तो वहाँ क्या हो रहा है, सेम पोल्स ला रहे हैं, मतलब लाइक पोल्स ला रहे हैं, तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, दूर दूर भागेंगे। ठीक, अब सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसमें क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। लाइक आप एग्जांपल यहाँ मैंने दिया है कोम का, कि आप जब ड्राई हेयर होता है, ठीक है, बाल धुले हुए होते हैं, वो जब सूख जाते हैं उसके बाद आप जब उसमें कोम करते हैं, ऑयली हेयर्स की बात नहीं कर रही मैं, ड्राई होनी चाहिए, उसमें आप जब कोम करते हैं, ठीक है, कंघी करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो कंघी आपने देखा होगा वो चार्ज हो जाता है, फिर आप बाल के पास भी उसे लाएंगे तो बाल को अपनी तरफ ऐसे खींचता है। अब उसे और अच्छे से आपको देखना है तो आप क्या करो कि रब करो उसे, कंघी लगाओ अपने बाल में थोड़ी देर, और उसके बाद उसे छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर के पास ले आओ, तो क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करता है पेपर को। ठीक, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या है, द पुल एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट पोजेसिंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी तक आपने देखा होगा सिर्फ ग्रेविटी के बारे में कि अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि हर दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके पास कुछ मास है वो एक दूसरे को पुल करता है अपनी तरफ। लाइक मैं अभी बैठी हूँ, मेरे सामने लैपटॉप है, तो मैं और मेरा लैपटॉप एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। यही रीज़न है कि अर्थ पे सब कुछ ऐसे प्लेस्ड है। नहीं तो यूनिवर्स क्या है, वैक्यूम है, वहाँ स्पेस में सब कुछ इधर से उधर मूव करते रहता है, तो वैसे ही अर्थ पे भी हो जाएगा। पर अर्थ पे ऐसा नहीं होता है क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए। यहाँ पे क्या है, मैग्नेट है, ठीक, यहाँ पे इस मैग्नेट में क्या दिख रहा है कि पिंक पिंक जो है वो सेम पोल है, ठीक है। तो ऊपर वाले में क्या हो रहा है कि दो पिंक पोल्स जो हैं उनको हम ला रहे हैं तो वो दूर भाग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो लाइक पोल्स है, वो रिपेल कर रहे हैं। वहीं अगर एक पिंक और एक ब्लू को साथ में ला रहे हैं तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो पिंक और ब्लू कलर्स हैं वो सिर्फ दो पोल्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स का। यहाँ पे क्या हो रहा है, वही जो न्यूटन वाला एग्जांपल मैंने दिया था कि पेड़ से कोई एप्पल गिर के ग्राउंड पे जा रहा है, तो वो ग्राउंड पे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि अर्थ उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। नेक्स्ट जो है थर्ड एग्जांपल वो कोम का है जो मैंने अभी अभी दिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फोर्स कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, अब हम जाते हैं प्रेशर की तरफ। प्रेशर क्या है, कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। मान लो ये हाथ है, ठीक, मेरा हाथ है। अब इस पे क्या है कि इस हाथ का कुछ एरिया है। अब मैंने इस उंगली से फोर्स लगाया इस हाथ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस उंगली से जो मैं फोर्स लगा रही हूँ वो पर यूनिट एरिया, ठीक है, यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लग रहा है उसी को हम प्रेशर कहते हैं। मान लो हमने एक डायमेंशन ले लिया 1 मीटर इंटू 1 मीटर का, ठीक, कि 1 मीटर लेंथ भी है 1 मीटर ब्रेथ भी है। वो क्या हुआ कि यूनिट प्रेशर, यूनिट एरिया हुआ। अब उस पर जो फोर्स लग रहा है उसी को हम प्रेशर कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, पास्कल है, उसको हम पीए से डिनोट करते हैं। इसमें क्या है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगा रहा है तो वो डिपेंड करेगा उसकी एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मान लो मेरा हाथ है और मैंने इस पे अपने फिंगर से ऐसा फोर्स लगाया, तो ये जो मेरे फिंगर का एरिया जो इसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है इसी को हम कांटेक्ट एरिया कहते हैं, ठीक है। एरिया तो ये पूरा है, पर कांटेक्ट एरिया कहाँ हुआ, जहाँ एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, ठीक। अब क्या है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। जो मैंने अभी बताया कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया।
pressure applied will be more when area is less and pressure will be less when area is more. ठीक है, अगर एरिया आपका ज़्यादा है तो यहाँ क्या देख रहे हैं, प्रेशर और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक, कि अगर प्रेशर को एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा और एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा. तो ये चीज़ समझ में आ गया है. नेक्स्ट पॉइंट उसी के बारे में है. ठीक, आपने देखा होगा, मान लो आपके पास, आप डेस्क पे अपनी उंगली से दबाते हो, ठीक है, तो आपका जो आपकी जो उंगली है वो तो डेस्क को फाड़ के अंदर तक नहीं चली जाती है ना. पर वहीं पे अगर आप नेल, जो मैंने बताया काटी, जो आयरन नेल को अगर वहाँ पे पुश करें या फिर पिन को, तो वो क्या करेगा, एक होल करते हुए उस डेस्क के आर पार हो जाएगा. क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि थंब का जो एरिया है, हमारे थंब या कोई भी फिंगर ले लो, वो ज़्यादा है उस नेल के टिप से. नेल का टिप बहुत ही पतला होता है और यहाँ थंब का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है उसके कंपैरिजन में. तो वहाँ पे क्या हो, जैसे ही आपके एरिया ज़्यादा हो रहा है वहाँ प्रेशर कम लग रहा है. अब पिन की एरिया कम है, वहाँ पे वो जब डेस्क पे हम दबाएंगे तो वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो वो उसे छेद के आर पार हो जाएगा. अब क्या है, कुछ सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन, जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल बैग्स के जो स्ट्रैप होते हैं वो काफ़ी चौड़े से होते हैं. ऐसा क्यों होता है कि अब तो आपने देखा है बच्चे अपनी वेट से ज़्यादा वेट लेके स्कूल जाते हैं बुक कॉपीज़ के, है ना. मैंने भी किया हुआ है. उसमें क्या होता है, पीठ पे दर्द हो जाता है. क्यों, क्योंकि प्रेशर बहुत पड़ता है. तो जब आप स्कूल बैग के स्ट्रैप को चौड़े कर दोगे, स्ट्रैप आप समझ रहे हो, जो पट्टी होती है जिससे हम बैग को टांगते हैं, तो उसे जब आप जितने चौड़े करते जाओगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट आपके कंधे के साथ बढ़ते जाएगा. एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा. ठीक है, तो प्रेशर कम लगे इसलिए हम स्कूल बैग के स्ट्रैप को चौड़ा बनाते हैं. देखो यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा भी है. Because wider the strap, larger will be the area and thus greater will be the pressure. ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपने देखा होगा शार्प नाइफ, ठीक है, कट्स बेटर देन ब्लंट नाइफ. अगर आपने देखा होगा आपके घर में कोई चाकू हो, ठीक है, वो बहुत शार्प है तो उससे आप आसानी से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स काट देते हैं. पर वहीं अगर उसका जो शार्पनेस है, धार जिसे कहते हो, वो अगर थोड़ा भी कम है, ठीक है, उसे मान ले थोड़ा कम हो गया है, तो वो क्या करेगा कि वो उतने अच्छे से नहीं काट पाता वेजिटेबल्स को. ठीक, तो आपने ऐसे देखा होगा कुछ लोगों के घर में होते हैं, कुछ के घर में नाइफ यूज़ होते हैं पर कुछ यूज़ करते हैं पेंसिल. आपने सुना होगा, है ना, लोहे का होता है जिसे मम्मी लोग यूज़ करती हैं ऐसे सब्जियां काटने में. तो आप देखिए टाइम टू टाइम वो उसे शार्प कराते रहती हैं, ठीक, ताकि उनकी सब्जियां अच्छे से कटे. तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो एज है, उसका धार जो है वो जितना पतला होगा, ठीक, वहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट उतना ही कम होगा और एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो वो ज़्यादा प्रेशर देगा, इसलिए हम उसे शार्प कराते रहते हैं. नेक्स्ट है टिप ऑफ निडल इज शार्प. ठीक, सुई जो होती है हमारे पास सिलाई करते वक्त हमने देखा होगा बहुत पतला सा होता है. क्यों, कि वो जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर देगा तो उतनी आसानी से आप सिलाई कर लोगे. अब क्या है, डिप्रेशन इज मच मोर व्हेन वी सिट और स्टैंड ऑन कुशन देन व्हेन वी लाई डाउन ऑन इट. क्वेश्चन आप गद्दा समझ लो, बेड पे या सोफे पे आप जैसे लेटे हुए हो तो क्या होता है कि गद्दा कम दबा होता है, पर आप एक ही जगह पे अगर खड़े हो जाओ तो वहाँ पे गड्ढा और ज़्यादा हो जाता है ना, ऐसे यू बन जाता है. ठीक, हमने देखा होगा कुछ मोटे लोग होते हैं वो बैठते हैं ऐसे गद्दा धंसता जाता है. वो क्यों हो रहा है वहाँ पे, कि आप बैठे हो तो कम एरिया आपका वहाँ कांटेक्ट में है उस कुशन के, तो क्या कर रहा है कि प्रेशर ज़्यादा लगा रहा है जिसकी वजह से कुशन ऐसे कर्व हो जाता है. पर अगर आप वहाँ पे लेटे हुए हो तो आप देखोगे कि लेटे हैं तो क्या हुआ, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया तो वहाँ प्रेशर कम हो गया. नेक्स्ट आते हैं, देखो ये एग्जाम्पल, ये स्कूल बैग का जो मैंने एग्जाम्पल अभी अभी दिया है कि इसका स्ट्रैप जितना चौड़ा होगा उतने आराम से आप बैग को
ज़्यादा देर तक टांग सकते हो, आपकी पीठ पे दर्द ना हो। क्योंकि अब क्या प्रॉब्लम आती है कि बच्चे इतना भारी, इतना वजन होता है उनके बैग में कि उनकी पीठ जो है वो मुड़ते जा रही है। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, सेकंड है शार्प नाइफ और ब्लंट नाइफ का दिया कि शार्प नाइफ से क्या हो रहा है कि देखो वेजिटेबल्स आसानी से कट जा रहे हैं, पर ब्लंट नाइफ से आप ले कैसे, कोशिश करते रहो, संघर्ष जारी है आपका, पर नहीं हो कट पाता उससे। ठीक, बस टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल स्मॉल एरिया और हाई प्रेशर, जो मैंने नीडल का दिया या फिर अभी दिया था कि आप डेस्क को थंब से प्रेस कर रहे हैं, थंब से प्रेस करोगे तो वो डेस्क के पर नहीं होगा, पर नीडल अगर उस पर चुभाओगे तो वो ज़रूर वहाँ पे अंदर चला जाता है। अब है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक, तो क्या लगता है आपको, लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? देखो क्या होता है कि आप मान लो, एक आप एक्सपेरिमेंट करो, बॉटल लो, बॉटल में पानी डालो और नीचे एक होल करके उससे एक बलून लगा दो। तो आप क्या देखोगे, सबसे नीचे नहीं, ऐसे साइड में, उसका जो साइड वॉल होता है बॉटल का, वहाँ पे बलून लगा दो। तो आप क्या देखोगे, वो बलून धीरे धीरे फूल रहा है, एक साइज में बड़ा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें जो वाटर है वो बलून पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से बलून एक्सपैंड हो रहा है। ठीक, ये एक एग्जांपल है। और दूसरा क्या है कि आप अगर किसी बॉटल में लिक्विड रखे हुए हैं तो आप देखोगे कि सेम डेप्थ पे, ठीक, सेम गहराई पे जो लिक्विड है वो सेम प्रेशर एक्सर्ट करती है। उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपके बुक में कि आप बॉटल लो और सेम हाइट या डेप्थ पे उसमें छेद कर दो चारों तरफ से, तो देखो कि उस पे जो फ्लो हो रहा है ना, तो वो फ्लो चारों तरफ से इक्वल हो रहा है। ठीक, वहीं अगर आप ऊपर नीचे उसमें छेद कर दो तो आप देखोगे कि जो स्पीड है, ठीक है, जिस इंटेंसिटी से वो लिक्विड बाहर निकल रहा है वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ डेप्थ जो है उस पर वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ठीक है, यहाँ हमें pressure exerted by liquid is due to the weight of the liquid that pushes down the base of container। ठीक, अब क्या हो रहा है कि जो लिक्विड जो प्रेशर डाल रहा है वो अपने वेट की वजह से डालता है। ठीक, आपके पास जो ऑब्जेक्ट का जो बेस है, मान लो बॉटल का जो बेस है, ठीक है, उस पर जो लिक्विड प्रेशर डाल रहा है, उसका जो वेट है वो क्या करता है, उस पर प्रेशर डालता है। अब उसके बाद क्या है, प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ इनसाइड द लिक्विड। जो मैंने आपको ये दूसरा वाला एग्जांपल बताया कि आप सेम डेप्थ पे ऐसे छेद कर दो बॉटल में चारों तरफ से, तो आप देखोगे कि जो पानी फ्लो कर रहा है वो इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटेंसिटी से फ्लो करेगा। अब क्या, प्रेशर exerted by gases is due to the constant collision of teeny molecule of gases present in the air with the walls of container in which it is enclosed। देखोगे कि आप, excuse me, यहाँ पे आप देखोगे सॉरी, यहाँ हम थे प्रेशर exerted by gases due to the constant collision of tiny molecules। एक बॉक्स है, ठीक है, मान लो, तो क्या होता है, हवा में तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस बॉक्स को पैक कर दो आप। ठीक, तो अब उसमें क्या हो रहा है, जो गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उस बॉक्स के वॉल्स पे, वो क्यों कर रहा है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, टीनी मॉलिक्यूल्स जो हैं उस गैस में, ठीक है, वो एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। कांस्टेंट कोलिजन जो होता है उनका, वही प्रेशर एक्सर्ट करता है, वही रीज़न है गैसेस के प्रेशर एक्सर्ट करने का। अब क्या है, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पे जैसे था कि लिक्विड जो है वो डेप्थ के साथ अपने प्रेशर को भी चेंज करते रहेंगे, पर गैसेस के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो चारों तरफ डेप्थ कितना भी हो, हाइट जो भी हो, ठीक है, जिस भी वॉल हो उस पर इक्वल प्रेशर चारों तरफ वो एक्सर्ट करता है। अब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो एटमॉस्फेयर क्या है,
आप सब ने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आते हैं हम, वाटर साइकिल में भी होता है। द लेयर ऑफ एयर अबव अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर। ठीक है, अर्थ के ऊपर 5 लेयर्स हैं एटमोसफेयर के, उन्हें हम, उसमें क्या होता है, बहुत सारे उसमें लेयर्स होते हैं। तो अर्थ के ऊपर जो एयर का लेयर है जिसमें हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उसे हम एटमोसफेयर कहते हैं। ठीक है, एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एटमोसफेयर इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो आपने पढ़ा होगा कि एयर के पास भी कुछ मास होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो एटमोसफेयर का जो वेट है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक, अब वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, आपको ऐसे नहीं दिखेगा, देखो ये इमेज है हमारे पास। ठीक, तो इस इमेज में क्या हो रहा है, इस इमेज में आप देखो कि ये जो आदमी है इसके ऊपर मान लो हमने एक सिलेंडर रख दिया है जिसका जो बेस है वो उस आदमी के सिर के एरिया के बराबर है, उस सिलेंडर का बेस। ठीक है, सिलेंडर आप समझते हो ना कि एक सर्कल है, उसके ऊपर हमने ऐसे चारों तरफ से कवरिंग लगा दी, कर्व्ड सरफेस एरिया डाल दिया है, उसको हम सिलेंडर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको एग्जांपल लेना है इस फोटोज के साथ। यहाँ आप देखो कि imagine a unit area and a long cylinder standing on it filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यूनिट एरिया का मान लो यहाँ पे एक बेस है इसका, ठीक है, और इस पे एक सिलेंडर ऐसे खड़ा कर दिया हम लोगों ने, तो उसमें क्या है, एयर है। ठीक, तो इस सिलेंडर के अंदर जो एयर है उस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जितना लग रहा है, ठीक है, वही उसको, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ। ठीक, ये एक डिफाइन करने का तरीका है। अब क्या है कि इसका एग्जांपल हमने लिया, ये आपके एनसीईआरटी और सारे बुक्स में एग्जांपल्स होंगे कि अगर हमने इस तरीके से अपने सिर पे इस सिलेंडर को रख दिया है तो हम इसके नीचे दब क्यों नहीं जाते हैं, तो इसका क्या रीज़न है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, वी डोंट गेट crushed under the force of gravity of cylinder। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न ये है, because the pressure inside our body is equal to the atmospheric pressure and balances the pressure outside। इसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है, ठीक, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तभी हम इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। और वो क्या करता है कि बाहर से जो प्रेशर हम पे पड़ रहा है उसे वो बैलेंस कर देता है, कि आपके बॉडी के अंदर जो प्रेशर है, बॉडी के अंदर प्रेशर है और बॉडी के बाहर जो प्रेशर है, ठीक, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। यही रीज़न है कि हमारा अर्थ पे इस एटमॉस्फेयर में ही एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। इसके ऊपर आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो क्या होता है कि नाक वाक से खून आने लगता है। क्यों होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम है और हमारी बॉडी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम, मैंने जैसे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और मैंने बोला था कि इसके एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लग सकता है कुछ बच्चों को और कुछ को टफ भी लग सकता है, इसलिए मैंने बेसिक से शुरू किया है। इसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का अभी ये रहा सवाल, फन राउंड जो है हमारा। ठीक, ये नंबर्स के ये पजल्स हैं। ठीक, ऐसे आपको काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये बहुत ही बेसिक है, आपको ना आए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने कोई कॉम्पिटिटिव पेपर नहीं दिया है। और आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, हम धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करेंगे इस क्वेश्चन में। मैंने बेसिक इसलिए लिया है ताकि जिन्हें नहीं आता उन्हें मैं समझा पाऊँ। तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो अपने अपने फ़ोन पे, आप लोग उसे सॉल्व करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ना समझ में आए अपने घर में किसी से पूछो, बड़ों से पूछो, इसे सॉल्व करो। ठीक है, इसे छोड़ना नहीं है, सॉल्व करने की कोशिश करो।
और जो भी आंसर आया आपका, आप कंफर्म हो या ना हो, आप कमेंट बॉक्स में बस डाल दो। क्योंकि मेरे पास वो जो कमेंट्स आते हैं वो ऐसे नहीं आते कि हाँ इस इंसान ने भेजा है, तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा अगर आपने गलत भी बताया। तो बस मैं देख लूँगी कि हाँ कितने बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा है, कितने को नहीं आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना लेवल इंक्रीज करते जाऊँगी। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो, और इसके नोट्स आप कॉपी में नोट डाउन कर लो। आज के लिए इतना ही। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए इस चैप्टर के, तो मैं सारे बुक्स के अकॉर्डिंग तो नहीं, पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़रूर आपको अवेलेबल करा सकती हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में ये डाल देना अपने रिव्यूज़, ओके। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस बना पाऊँ। ये सब मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही कर रही हूँ। ओके, ओके, बाय।